Hey, all the CMA foundation level students. So this video is for you all, and in this lecture we will going to cover complete statistics. आप इसे एक statistics की marathon revision call whatever you want to call, but in this lecture we will going to cover our whole statistics part. That means we will cover 60 marks in this one lecture, and I will try to keep the length of this lecture as minimum as possible, as shortest as possible, because I know your exams have been approaching. They soon you will be going to appear for your CMA foundation exam. तो जल्दी से फटाफट से स्टैटिस्टिक्स का रिवीजन कर लेते हैं. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर से, दैट इज योर एमओसीटी. तो एमओसीटी के अंदर हमें सबसे पहले जो फॉर्मूला पढ़ना है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन का एक जनरल फॉर्मूला क्या होता है. आपको एग्जाम में मैटर नहीं करता कि आप डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं, शॉर्टकट यूज कर रहे हैं या फिर स्टेप डेविएशन. यू कैन यूज एनी मेथड इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन क्वेश्चन, and even if it is mentioned that find arithmetic mean using step deviation, it doesn't matter, because answer from all the three formulas, from all the three ways is same, until and unless the given information is related to some particular, some specific formula. अगर आपको information ही step deviation या shortcut की दे रखी है तो आपको वो यूज करना है, अदरवाइज आपको डायरेक्ट मेथड से ही फाइंड करना है अपना मीन. तो अर्थमेटिक मीन का सिग्मा एक्स अपॉन एन, इट इज बिकॉज इट इज सिंपल एवरेज. फिर इधर आ जाता है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में बस एक चीज बदलेगी, आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और ये जो डिनोमिनेटर में एन होता है ये होता है आपका सिग्मा एफ, दोनों जगह ही सिग्मा एफ. ज्योमेट्रिक मीन की मैं अगर बात करूं तो ज्योमेट्रिक मीन होता है आपका जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उन सब ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करके आप उसका रूट निकाल दीजिए. रूट यहाँ पर जो भी nth वैल्यू होगी वो. अब इधर हमारे रूट निकालने के स्टेप्स जो हैं वो काम में आते हैं, बिकॉज सपोज अगर इधर 2, 4, 8, 16 ऐसे नंबर्स आते हैं तब तो इट विल नॉट गोइंग टू मैटर. बट व्हेन विल इट गोइंग टू मैटर? अगर यहाँ पर नंबर आपका कुछ अलग आ जाए, मतलब 2 की पावर की फॉर्म में नहीं आ जाए, तो स्टेप्स क्या होंगे? तो आपको करना है 12 टाइम्स रूट -1 डिवाइड बाय nth वैल्यू, मतलब यहां जो नंबर आ रहा है वो, देन +1 एंड देन मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 12 टाइम्स. ये किसी भी नंबर के रूट निकालने के लिए स्टेप्स होते हैं. ओके. डिस्क्रीट सीरीज में f1 पावर f1, मतलब आप ऑब्जर्वेशन लोगे, ऑब्जर्वेशन की पावर आप फ्रीक्वेंसी लगा करके ये मल्टीप्लाई करके, और इधर वही n, यहाँ n का मतलब क्या होता है? सिग्मा f, यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल. और कंटिन्यूअस सीरीज में हर जगह x को रिप्लेस करता है m, यानी कि मिड वैल्यू. m का मतलब होता है इधर मिड वैल्यू. मिड वैल्यू कैसे आती है? मिड वैल्यू आती है, आप दोनों लिमिट्स को अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट करके उसे डिवाइड बाय 2 कर दीजिए. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, यानी कि एवरेज निकालना है आपको अपनी क्लास लिमिट्स का. ओके. देन हार्मोनिक मीन. हार्मोनिक मीन क्या होता है? n अपॉन सिग्मा 1 बाय एक्स. ये जितनी टर्म्स होगी उस हिसाब से हो जाएगा आपका हार्मोनिक मीन. सपोज मैंने आपको टर्म्स दे दी 4, मैंने आपको दे दिया 4, 6, 12. इसका हार्मोनिक मीन निकाल करके बताइए. तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 3. हार्मोनिक मीन कैसे आ जाएगा? 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12. ये इसका हार्मोनिक मीन हो जाएगा. और सेम आपको करना है काम फ्रीक्वेंसी. अगर आपको डिस्क्रीट सीरीज दे रखी होगी तो इधर फ्रीक्वेंसी एड ऑन हो जाएगी, ये सिग्मा एफ अपॉन एक्स. ये f1 x1 f2 x2 f3 x3 एंड सो ऑन, उनका सम लेना होता है. तो ये सिग्मा वो टोटल का है, ठीक है. और कंटिन्यूअस सीरीज में भी सेम, बस x की जगह क्या आ जाएगा? m, यानी कि मिड वैल्यू. अभी कंबाइंड मीन. कंबाइंड मीन के फॉर्मूलाज, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट है, कंबाइंड मीन एग्जाम में आता है. तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होगा? n1 मीन 1, n2 मीन 2, n3 मीन 3. मतलब जितनी भी आपको इंडिविजुअल मीन्स दे रखी हैं उसे आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन यू विल डिवाइड इट बाय योर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है. नेक्स्ट
करेक्टेड मीन। तो करेक्टेड मीन हमें कैसे निकालना है? करेक्टेड मीन का मतलब क्या होता है? अगर हमें मीन कभी गलत दे के रखा हुआ है, मीन रॉन्ग दे रखा है, तो हम सबसे पहले उसमें करेक्ट टोटल निकालेंगे। मीन रॉन्ग क्यों आया होगा? रॉन्ग टर्म्स लेने की वजह से। तो हमें क्या करना है? आपको सबसे पहले जो इनकरेक्ट टोटल है ना, वो इनकरेक्ट टोटल आपको फाइंड करना है। आपको सबसे पहले गलत टोटल फाइंड करना है। गलत टोटल कैसे फाइंड करोगे? मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है, ये एन इधर जाकर के मल्टीप्लाई होएगा। तो मीन गलत ले रहे हो तो ये वाला जो टोटल है, यानी कि ये जो सिग्मा एक्स है, ये भी गलत आएगा। अब गलत टोटल के अंदर नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है? इस रॉन्ग टोटल में आपको इनकरेक्ट टर्म्स को माइनस करना है और करेक्ट टर्म्स को ऐड करना है। जो गलत टर्म्स थी उसको हटा दो, जो सही है उसे ऐड कर दो, तो आपका करेक्ट टोटल आ जाएगा। आफ्टर दैट यू विल फाइंड योर करेक्ट मीन। ठीक है, रिलेशन बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन। सो मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 3 मीन माइनस मीडियन। और एक और रिलेशन, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर जो है वो अर्थमेटिक इंटू हार्मोनिक मीन के बराबर होता है। ये रिलेशन से रिलेटेड भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डन? ओके, नाउ ये तो हो गया मीन, मोड, मीडियन के बारे में बात। सॉरी, ये तो थी मीन के बारे में सारी बात। फिर मीडियन, मीडियन एंड अदर पार्टीशन वैल्यूज। तो मीडियन भी एक पार्टीशन वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि मीडियन जो है वो आपकी पूरी की पूरी सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। मीडियन 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, क्वार्टाइल 4 पार्ट्स में, ये 10 और ये 100 पार्ट्स में। तो मीडियन बोलते हैं हम Q2 को। अदर देन मीडियन क्वार्टाइल्स होते हैं आपके Q1 एंड Q3, यानी कि आपके पास टोटल 3 क्वार्टाइल हैं, Q1, Q2 एंड Q3। लोएस्ट क्वार्टाइल Q1, हाईएस्ट क्वार्टाइल Q3। ऐसे ही डेसाइल होता है जो 10 पार्ट्स में, एंड परसेंटाइल होता है जो आपका 100 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओके, नाउ एक एक करके हम मीडियन से निकालना सीखेंगे, और फिर मैं आपको बता दूंगी कि मीडियन के अलावा अगर कोई पार्टीशन वैल्यू आती है, जैसे अगर आपको क्वेश्चन क्वार्टाइल फाइंड करने बोलता है, तो क्या चेंज आएगा। तो सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है सबसे पहला काम करना है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का। आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, उसके बाद में आपको फॉर्मूला लगाना है n+1/2। n+1/2। अगर n+1/2 जो है वो आपका होल नंबर आता है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज होल नंबर आता है तो आप एज इट इज वो ऑब्जर्वेशन, वो नंबर की जो टर्म होगी ना, जैसे सपोज n+1/2, n अगर मेरे पास, फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास n आ गया 5, तो 5 + 1/2 यानी कि 6/2। 6/2 इज 3। तो मैं थर्ड नंबर की जो टर्म होगी मेरी सीरीज में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद, जो तीसरे नंबर की टर्म आएगी वो मेरी मीडियन होगी। बट अगर ये डेसिमल में आता है, ये अगर आपका होल नंबर में नहीं आकर के डेसिमल में आता है, तो हमें क्या करना है? तो से फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल से अगर ये बताऊं, मान लेते हैं कि इधर मैंने करा 6 + 1/2, n+1/2 होता है, ठीक है। तो आप 6 + 1/2 करेंगे, यानी कि आपको इधर क्या करना है? 7 का आधा। 7 का आधा करेंगे तो मेरे पास ये आ गया 3.5 टर्म। नाउ आपको जो थर्ड नंबर की टर्म है, 3.5 किसके बीच में आएगा? थर्ड एंड फोर्थ टर्म के बीच में। तो हमें थर्ड और फोर्थ टर्म का एवरेज लेना है सिंपली। ओके, 3.5 यानी कि थर्ड एंड फोर्थ टर्म के बीच में, तो थर्ड एंड फोर्थ टर्म का एवरेज लेकर के हमारा आंसर आ जाएगा। देन कम्स योर डिस्क्रीट सीरीज। ये तो थी बात पूरी इंडिविजुअल सीरीज की। अब अगर डिस्क्रीट सीरीज आ जाती है तो ध्यान में रखना है, सबसे पहले आपको CF बनाना है। ओनली मीडियन ही एक ऐसा तरीका है MOCT का जिसमें आपको CF बनाना होता है। अदर देन मीडियन आपको पूरी स्टैटिस्टिक्स में कहीं पर भी CF नहीं बनाना, तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। केवल इतना सा याद रखो, CF कब बनेगी? ओनली एंड ओनली मीडियन के केस में।
मीडियन या अदर पार्टीशन वैल्यूज। तो सबसे पहले आप एक CF का कॉलम बना लेंगे। अभी CF कैसे बनता है, जो फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज आ जाएगी, फिर उसमें दूसरी फ्रीक्वेंसी ऐड होकर के नेक्स्ट CF आएगा। ऐसे करते करते हमें CF का टोटल करना है और उसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नाउ फॉर्मूला आएगा n+1/2, सेम जो हमने इंडिविजुअल में पढ़ा, सेम फॉर्मूला n+1/2। अब ये जो n+1/2 करके आपका आंसर आया ना, इसे आपको देखना है ये कौन सी CF में लाई करता है, कौन सी CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने जो ऑब्जर्वेशन होगी, जो x की वैल्यू होगी, वो आपका आंसर होगा, वो आपकी मीडियन होगी। सो ऑब्जर्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट CF इज योर मीडियन। अब बात करते हैं कंटिन्यूस सीरीज की। सो कंटिन्यूस सीरीज के अंदर भी आपको सबसे पहला काम करना है CF बनाने का। उसके बाद क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज क्लासेस की फॉर्म में होती है, तो आपको मीडियन क्लास निकालनी है। हाउ, n/2th टर्म करके। n का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल, ओके। तो आप CF का लास्ट वाला टर्म भी ले सकते हैं, n/2th वैल्यू। अब आपको ये देखना है वो n/2th वैल्यू जो है ना, उसे आपको CF में चेक करना है। उस CF के सामने वाली जो क्लास होगी वो हमारी मीडियन क्लास आ गई। अब ये मीडियन क्लास पे हमें मीडियन का फॉर्मूला लगाना है। तो क्या फॉर्मूला है मीडियन का? मीडियन का फॉर्मूला है L1 प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू I। L1 यानी कि लोअर लिमिट, n/2 जो भी आपने ऊपर फाइंड करा ये सेम होता है, माइनस अभी ये CF कौन सी लेनी है? सेम वाली नहीं लेनी, CF आपको लेनी है जस्ट अबव वाली, जो आपकी मीडियन क्लास आई है ना, उससे जस्ट पहले वाली जो CF है वो लेनी है। और फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है? सेम मीडियन क्लास की। I का मतलब होता है टाइम लिमिट, यानी कि क्लास इंटरवल, ओके। अदर पार्टीशन वैल्यूज में क्या रहेगा? सारी चीजें सेम रहेगी, बस फॉर्मूला का डिनोमिनेटर बदलेगा। वो कैसे? सपोज आपको क्वेश्चन ने बोला Q1 निकालना है, तो Q क्या होता है? क्वार्टाइल। क्वार्टाइल कितने हिस्सों में बांटता है? 4 हिस्सों में। तो फॉर्मूला सेम n+1/4 हो जाएगा। बस मीडियन में क्या करते थे? n+1/2, इधर हो जाएगा n+1/4। ऑलराइट, अभी यहां पर ना साइज ऑफ पार्टीशन वैल्यू मैटर करती है। सपोज आपसे Q3 पूछ लिया, तो n+1/4 तो करोगे ही करोगे, n+1/4 तो करोगे, साथ में उसमें 3 भी मल्टीप्लाई होएगा। क्यों? क्योंकि क्वार्टाइल 3 पूछ रहा है, ओके। सपोज अगर क्वेश्चन इधर मुझसे पूछता D7, तो वो क्या हो जाता? 7 इंटू n+1/10, बिकॉज डेसाइल वो होता है जो आपकी सीरीज को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। नाउ अगर इसका आंसर डेसिमल में आ जाए तो क्या करें? देखो, जब आपका मीडियन का आंसर डेसिमल में आ रहा था ना, तो वो तो ऑब्वियस है कि डेसिमल के बाद 0.5 ही आना है। क्यों? क्योंकि हम डिवाइड बाय 2 ही करते हैं। बट यहाँ पर पॉइंट के बाद में अलग नंबर आ सकता है, तो इधर थोड़ा सा तरीका भी चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? सपोज आपका आंसर आ रहा है 3.45, एग्जाम्पल है ये केवल, ओके। n+1/4 करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 3.45। तो अब इसे हमें कैसे सॉल्व करना है? पहली बात तो ये समस्या केवल इंडिविजुअल सीरीज में आएगी, CF वाली में आ ही नहीं सकती। CF वाली यानी कि आपकी डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। क्यों? क्योंकि उसमें तो हम CF ओवरऑल देखते हैं ना, भाई वो नंबर कौन सी CF में लाई कर रहा है, केवल वो देखते हैं। तो उसमें डेसिमल वाला कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती, ये आएगी इंडिविजुअल सीरीज में। तो 3.45 में अब आपको क्या करना है? ये जो 3 है, डेसिमल से पहले जो होल नंबर है 3 आ रहा है, वो तो टर्म आप एज इट इज ले लो। मतलब तीसरे नंबर की टर्म तो हमने एज इट इज ले ली, जो भी आपकी तीसरे नंबर की टर्म थी असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद में। फिर पॉइंट के बाद में क्या बच रहा है इधर? अब रिमेनिंग क्या है? 0.45। सो 0.45 अगर रिमेनिंग है तो आपने वही लेना है, 0.45 लिया एज इट इज सेम, 0.45 लिया। और फिर उससे अब आप देखो 3.45 किसके बीच में लाई करेगा? 4th and 5th टर्म। तो वही 4th and 5th टर्म का हमें डिफरेंस ले लेना है।
या फिर आप ये भी याद रख लो, जो टर्म इधर ली थी ना आगे, उसके जस्ट आगे वाली टर्म से डिफरेंस कर देना है। असेंडिंग ऑर्डर में तो अरेंज कर ही रहे हो, तो थर्ड के आगे, थर्ड के बाद यानी कि जो फोर्थ टर्म होगी वो ऑब्वियसली उससे बड़ी होगी, तो डिफरेंस जो है वो आपका पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, नाउ मीडियन हो गया, मीडियन के अंदर अदर पार्टीशन वैल्यूज भी हो गई। अब आता है मोड, सबसे सरल है। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में तो केवल इंस्पेक्शन मेथड। कैसे? इंडिविजुअल के अंदर देख लो, जो नंबर मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है, जो आपका मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, उसे हम मोड बोल देते हैं। डिस्क्रीट के अंदर जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो आपका मोड बन जाएगा। उसके बाद में कंटिन्यूअस सीरीज में बात करें तो सबसे पहले कंटिन्यूअस सीरीज में आपको निकालनी है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे निकालोगे? इंस्पेक्शन मेथड करके। इंस्पेक्शन मेथड कैसे करना है? जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, मॉडल क्लास होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ओके, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली मॉडल क्लास होती है, उसके सामने जो क्लास है ना वही आपकी मॉडल क्लास। अब उस पर फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम? तो L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। अभी घबराना नहीं है, फॉर्मूला देखो कैसे याद करना है। ये वाले को 0 पहले आता है, फिर 1 और फिर 2, तो ये हो जाएगा सेम क्लास की फ्रीक्वेंसी। 0 वाली हो जाएगी जस्ट अबव वाली फ्रीक्वेंसी और 2 हो जाएगी जस्ट बिलो वाली फ्रीक्वेंसी। ओके, L1 ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये हमारा मोड निकल गया और आए होता है वही क्लास इंटरवल। ये हमारा मोड आ गया। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। ये आपका डिस्पर्जन आ गया। डिस्पर्जन के अंदर देखो, जो रेंज वगैरह होता है ना वो तो वैसे ही बहुत इजी होता है। रेंज क्या होता है? लोअर माइनस अपर। रेंज तो आपका डायरेक्टली वैसे ही निकल जाता है, थोड़ा आसान होता है। फिर आगे की अभी बात करते हैं। पहले स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कैसे फाइंड करनी है? तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा एक्स माइनस मीन का स्क्वायर, मतलब जिसे हम बोलते हैं स्क्वायर ऑफ सम ऑफ डेविएशंस। डेविएशन करी आपने, एक्स माइनस मीन करा ना आपने, उसका स्क्वायर कर दिया। देखो इधर एक्स माइनस मीन दिख रहा है आपको, अभी एक्स माइनस मीन का हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया, डिवाइड बाय एन और उसका अंडर रूट। ठीक है, इसे आप अलग अलग भी कर सकते हो, ये दोनों फॉर्मूला सेम ही है। ये मैंने अलग करके लिख दिया। और जनरली जो दूसरा वाला फॉर्मूला है, यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला है, ये हम यूज करते हैं जब हमें करेक्टेड मीन निकालनी होती है। बाकी तो आप कोई सा भी यूज कर लो, दोनों सेम ही फॉर्मूले। ठीक है, फिर डिस्क्रीट के अंदर फ्रीक्वेंसी एक्स्ट्रा आ जाती है, तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर दी, इधर भी सेम फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर दी, और यहां पर आपका एक्स की जगह एम आ गया, यानी कि मिड वैल्यू आ गई। ओके, बाकी सारी कहानी सेम। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है? तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको सबसे पहले फाइंड करनी पड़ेगी कंबाइंड मीन। सबसे पहला काम करना है कंबाइंड मीन फाइंड करने का। उसके बाद में कंबाइंड मीन कैसी थी? कंबाइंड मीन थी आपकी n1 इंटू मीन 1 प्लस n2 इंटू मीन 2 एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये होता है कंबाइंड मीन। फिर आपको डेविएशन ढूंढनी है, कंबाइंड मीन से डेविएशन निकालनी है। ये मैंने एग्जांपल के लिए 2 लिया है, बाकी आपका जितना मीन दे रखा होगा उतनी आपकी डेविएशन आएगी। मीन 1 माइनस कंबाइंड मीन, मीन 2 माइनस कंबाइंड मीन। इंडिविजुअल मीन का कंबाइंड मीन से डेविएशन निकालना है हमें। ठीक है, फिर जाकर के फॉर्मूला लगेगा कंबाइंड मीन का। अब वो क्या फॉर्मूला है? n1 ब्रैकेट d1, यानी कि जो आपने सेकंड स्टेप में डेविएशन निकाली थी ना, ये जो डेविएशन थी इधर, ये इस डेविएशन का स्क्वायर करना है। ये है इस डेविएशन का स्क्वायर। ओके, और ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर।
ये तो आपका है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, जो आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगी। इसमें से देखो मिसिंग टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको कुछ एक वो मिसिंग दे देगा और आपको दूसरा निकालना है, दूसरा फाइंड करना है। तो इन सब चीजों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला याद होना, और ये मेरा इस क्लास का मेन मकसद ही यही है कि आपको जल्दी से जल्दी एक क्लास के अंदर फॉर्मूला याद हो जाए। N2 क्या है, जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन हम लेते हैं D2 ये वाला, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन 2 N1 प्लस N2, और अंडर रूट करना मत भूलना। बहुत सारे बच्चे अंडर रूट करना भूल जाते हैं और बिना रूट करे हुए भी आंसर आपको ऑप्शंस में मिलेगा। इंस्टीट्यूट पूरी कोशिश करेगा आपको गुमराह करने की, पर आपको गुमराह नहीं होना है, मतलब आपको कंफ्यूज करने के। प्लीज मेरे शब्दों पे ना जाए। वेरिएंस कैसे निकलता है, वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। ओके, डिस्पर्जन जो है उसे फर्क पड़ता है अफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन स्केल। अच्छा, इसके बारे में मैं बात कर लूं, पूरी बात इधर कर लेती हूं। तो इफ आई टॉक अबाउट एमओसीटी, एमओसीटी को इंपैक्ट पड़ता है दोनों से, बोथ ओरिजिन एंड स्केल, दोनों से इंपैक्ट पड़ता है। अभी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपको एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अब उस इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस सबसे इंपैक्ट पड़ेगा एमओसीटी को। सपोज मैंने आपको दे दिया 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो आप x की वैल्यू पुट करके इसमें पूरे में आंसर फाइंड कर लोगे। इसको इंपैक्ट टोटल से पड़ता है, ओरिजिन और स्केल दोनों से। फिर डिस्पर्जन की बात करते हैं, तो डिस्पर्जन को इंपैक्ट पड़ता है ओनली स्केल से। स्केल का मतलब ओनली मल्टीप्लाई, डिवाइड, ओरिजिन का मतलब प्लस माइनस। और अगर मैं बात करूं कोरिलेशन की, तो कोरिलेशन को केवल स्केल के साइन से फर्क पड़ता है। मतलब कोरिलेशन की टर्म्स में आप कुछ भी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड करो, फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोरिलेशन सेम रहेगा। रिग्रेशन को भी इंपैक्ट पड़ता है स्केल से, मतलब मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड से। ओके, अब इसका क्वेश्चन किस तरीके का आ सकता है, तो डिस्पर्जन का लिया है मैंने। देखो, सपोज आपको ना कोई एक सीरीज का एक मेजर ऑफ डिस्पर्जन दे देगा, जैसे Rx का मतलब हो गया, मैंने आपको रेंज ऑफ x दे दिया, रेंज ऑफ x गिवन है, रेंज ऑफ y आपसे पूछा गया है। इसमें रेंज की जगह क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी आ सकता है। फॉर्मूला क्या है, Ry जो फाइंड करना था, Ry इज इक्वल्स टू मॉड b इंटू Rx आपको गिवन है। अब ये मॉड बी क्या होता है, मॉड बी होता है कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। एग्जाम्पल, मैंने आपको Rx जो है वो दे दिया 6, और आपको मैंने एक इक्वेशन दे दी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और आपको Ry निकालना है, तो जो Ry है वो क्या होगा, इसके अंदर कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि 2, कोएफिशिएंट ऑफ y यानी कि 3, और रेंज ऑफ x कितना दे रखा है, 6। दैट मीन्स रेंज ऑफ y आ गया 4, ठीक है। अब बात करते हैं रेंज होता है L माइनस एस, यानी कि लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी वही L माइनस एस अपॉन L प्लस एस इंटू 100। क्वार्टाइल डेविएशन निकालनी है, तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। और अगर आपको मीडियन गिवन है तो आपको मीडियन यूज करके कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होएगा, सिंपली डिनोमिनेटर में मीडियन आ जाएगा और कुछ नहीं। अभी बात करते हैं मीन डेविएशन, या फिर जिसे हम ये भी बोलते हैं एवरेज एब्सोल्यूट डेविएशन। एवरेज एब्सोल्यूट डेविएशन भी इसे बोला जाता है, मीन डेविएशन को। एब्सोल्यूट क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये मॉड डी लेता है। मॉड का मतलब होता है कि अगर आपने मॉड में कोई नंबर डाल दिया ना, वो सपोज अगर नेगेटिव भी है ना, तो वो पॉजिटिव ही माना जाएगा। मॉड्यूलस साइन होता है ये, और मॉड्यूलस साइन के अंदर नेगेटिव नहीं लेते हम, हमेशा
एब्सोल्यूट टर्म लेते हैं, मतलब पॉजिटिव टर्म लेते हैं। ज्यादा टर्मिनोलॉजी इसमें मत जाओ, बस चीज पता होनी चाहिए आपको क्या होती है। सिग्मा मॉड डी अपॉन एन, अब ये मॉड डी कैसे निकलेगा? मॉड डी निकलता है आपका डेविएशन करके। देखो x माइनस मीन का जो सम है वो वैसे तो 0 होता है ना, यहां पर इसीलिए इसे मॉड में लगा दिया, मॉड x माइनस मीन। मतलब आप x में से मीन को माइनस करो, नेगेटिव भी आ रहा है तो भी उसे क्या लेना है? पॉजिटिव ही लेना है। नेगेटिव लोगे तब तो आंसर 0 आ जाएगा। अगर आप एक्चुअल मीन से डेविएशन निकालते हो तो वो डेविएशन तो हमेशा 0 होती है, तब तो कभी एवरेज एब्सोल्यूट डेविएशन बन ही नहीं सकता, मीन डेविएशन बन ही नहीं सकता, इसीलिए इसे मॉड में रखा है। मीन से दे रखा है तो मीन से, मीडियन है तो मीडियन, मोड है तो मोड, ये आपको क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा। अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो सिग्मा एफ इंटू मॉड डी अपॉन एन, और अगर कंटिन्यूस सीरीज है तो सिग्मा एफ इंटू मॉड डी अपॉन एन। सेम कोरिलेशन, देखिए कोरिलेशन हमें क्या बताता है? कोरिलेशन जो है, सबसे पहली बात तो ये हमेशा प्लस से -1 के बीच में लाई करेगा, और ये केवल आपको डायरेक्शन बताता है कि एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपका दूसरा वेरिएबल अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, या फिर कोई मूवमेंट नहीं दिखाएगा। ठीक है, अपवर्ड जाता है यानी कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, डाउनवर्ड जाता है यानी कि नेगेटिव कोरिलेशन है, और अगर कोई मूवमेंट नहीं दिखाता है दैट मींस 0 कोरिलेशन है, कोई कोरिलेशन ही नहीं है दोनों के बीच में। तो अब कोरिलेशन का तरीका क्या क्या होता है? सबसे पहला कार्ल पियर्सन। कोरिलेशन बेसिकली 3 तरीके में है, अपने जो सिलेबस में है। कार्ल पियर्सन जिसका अदर नेम है प्रोडक्ट मोमेंट, दूसरा आता है स्पेयरमैन जिसका अदर नेम है रैंक कोरिलेशन, तीसरा आता है आपका कॉन्करेंट डेविएशन। कार्ल पियर्सन वाला देखते हैं हम। तो कार्ल पियर्सन यानी कि प्रोडक्ट मोमेंट, ये क्या बोलता है? ये बोलता है n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, और इनके ऊपर रूट लग रहे हैं। डन, ठीक है। एक और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई का स्क्वायर। नाउ सिग्मा एक्स वाई का, इस फॉर्मूले के अंदर सिग्मा एक्स वाई का मतलब क्या होता है? डेविएशन। x का मतलब तो होता है x माइनस मीन, और y का मतलब होता है y माइनस मीन। हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? दोनों फॉर्मूला से आंसर सेम आता है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला है कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रखी हो। अगर आपको क्वेश्चन में कोवेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है ना, तो ही ये फॉर्मूला लगाओगे आप आर निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा काम थोड़े ना करेंगे, आपको ऑब्जर्वेशंस दे रखी है, ऑब्जर्वेशन से पहले आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे, कोवेरिएंस निकालोगे, फिर रिग्रेशन, फिर कोरिलेशन निकालोगे। नहीं, फिर तो हम अगर ऑब्जर्वेशन दे रखी है तो हम पहले या दूसरे में से कोई फॉर्मूला यूज करते हैं। तीसरा कब यूज करते हैं? तीसरा और चौथा जब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गिवन हो। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का मतलब जो फॉर्मूले में यूज हो रही है वो इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्टली दे रखी है। कोवेरिएंस निकलता है सिग्मा एक्स माइनस मीन इंटू वाई माइनस मीन अपॉन एन। अब अगर आपको क्वेश्चन में अर्थमेटिक मतलब एक्चुअल मीन और अज्यूम्ड मीन दे रखी है तो फॉर्मूला क्या बनता है? क्योंकि इसका एक इलस्ट्रेशन हमारे मॉड्यूल में है, सिग्मा एक्स वाई माइनस एन ब्रैकेट एक्चुअल मीन माइनस assumed mean 1, actual mean 2 minus assumed mean 2 upon n into standard deviation of x into standard deviation of y। इंफॉर्मेशन गिवन रहेगी तो ही यूज करना है। ओके, नेक्स्ट अभी स्पेयरमैन। तो स्पेयरमैन से रिलेटेड क्या है? जब आपको रैंक्स गिवन नहीं हो,
या तो जब आपको रैंक गिवन नहीं है या फिर गिवन है, दोनों में सेम फॉर्मूला लगता है, व्हेन रैंक्स आर गिवन एंड नॉट गिवन, व्हेन रैंक्स आर गिवन एंड नॉट गिवन। तो देखिए पहले मैं आपको बताती हूँ जब रैंक्स गिवन हो तो क्या करना है। अगर क्वेश्चन ने ऑलरेडी रैंक दे दी तो पहला काम करना है फॉर्मूला अप्लाई करने का। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा हमारा 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। रैंक्स दे दी तो आपको सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाना है। डी का मतलब क्या होता है, रैंक्स का डिफरेंस। अब अगर रैंक्स गिवन नहीं है, इफ रैंक्स आर नॉट गिवन, तो सबसे पहले रैंक दो। कैसे रैंक दोगे, जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है उसे फर्स्ट रैंक, फिर सेकंड हाईएस्ट को सेकंड रैंक, थर्ड हाईएस्ट को थर्ड रैंक एंड सो ऑन। ऐसे आपको रैंक्स देनी है। रैंक दे दी, रैंक देने के बाद में पहला काम आपने करा रैंक देने का, फिर उसके बाद सेकंड काम करा आपने रैंक का डिफरेंस यानी कि डी निकालने का काम करोगे। आप रैंक का डिफरेंस निकालोगे, दैट मीन्स डी। फिर उस डी का आपको स्क्वायर करना है एंड देन यही सेम फॉर्मूला लगाना है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। ओके, अब अगर रैंक्स इक्वल दे रखी है क्वेश्चन में तो व्हेन रैंक्स आर इक्वल, अगर जो तो रैंक्स इक्वल है तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है 1 माइनस 6, सेम है अभी तक का, सिग्मा डी स्क्वायर, ये भी सेम है और देखो डिनोमिनेटर भी सेम है, एन क्यूब माइनस एन। बदल क्या रहा है, प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम, 1/12 एम क्यूब माइनस एम। इधर भी प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम एंड सो ऑन, डैश डैश डैश। मतलब ये जो है ना, ये जो आपका इतना वाला पार्ट है फॉर्मूले का, ये बार बार रिपीट होगा। अभी तो मैंने एग्जाम्पल के लिए 2 ही बार लिखा है, पर ये एक बार भी आ सकता है, 2, 3, 4, 5, कितनी भी बार रिपीट हो सकता है ये। अब वो किस पे डिपेंड करता है ये सीखना आप सबसे पहले, फॉर्मूला कितनी बार आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपका लेती हूँ इधर, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपको नंबर दिया कि भाई 40, 40 एंड 40। 40 आ रहा है 3 बार और फिर आ रहा है आपका 50, 50। तो कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। एक तो 40 रिपीट हो रहा है और एक 50 रिपीट हो रहा है। नंबर कितने रिपीट हो रहे हैं, 2। हाउ मैनी, तो हाउ मैनी का आंसर है 2। हाउ मैनी नंबर्स आर गेटिंग रिपीटेड, 2, 40 एंड 50। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये 2 बार आएगा। ये आपको एक बार तो ये हो गया और एक बार ये हो गया, 2 बार आएगा। अगर सपोज इधर कोई और भी नंबर रिपीट हो रहा होता, जैसे सपोज फॉर एन एग्जांपल मैंने इधर लिख दिया 30 एंड 30, तो फिर कितने नंबर रिपीट हो रहे होते, 3। तो फिर ये फॉर्मूला एक बार और आ जाता, तीसरी बार भी आ जाता। डन। नाउ इसमें ये जो m है ना, m, ये m, ये क्या लेना है, एम क्यूब माइनस एम जो है उसमें ये m जो है ये क्या लेना है हमें, ये। तो ये आपको लेना है जो नंबर रिपीट हो रहा है ना, जैसे इधर 40 रिपीट हो रहा था, तो 40 कितनी बार रिपीट हो रहा है, हाउ मेनी टाइम्स नंबर इज रिपीटेड, कितनी बार वो सेम नंबर रिपीट हो रहा है। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2। कितनी बार रिपीट हो रहे हैं वो नंबर, तो 40 रिपीट हो रहा है 3 बार, 50 रिपीट हो रहा है 2 बार। तो एक बार तो m 3 आ जाएगा और एक बार m 2 आ जाएगा। समझे मेरी बात को? ओके। नेक्स्ट इज कॉन्करेंट डेविएशन। तो कॉन्करेंट डेविएशन क्या बोलता है, r इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस m अपॉन m। प्लस माइनस का सेंस क्या है, इधर देखना, ब्रैकेट के अंदर जो साइन आया है, इधर ये ब्रैकेट के अंदर जो आपका साइन आया है ना, वही इधर ब्रैकेट के बाहर आएगा और वही इधर रूट के बाहर आएगा, क्योंकि रूट कभी भी नेगेटिव में सॉल्व नहीं होता है, इसलिए। डन।
अब इसके अंदर ये जो C है, C होता है आपका कॉन्करेंट डेविएशन। कॉन्करेंट डेविएशन का मतलब होता है टोटल पॉजिटिव साइंस कितने हैं। अब ये पॉजिटिव साइन कैसे आते हैं, जैसे इधर आपके पास में x और y, सपोज मैंने आपको इधर दे दिया 16, 20, 17, 15, इधर मैंने आपको दे दिया 15, 14, 13, 20, तो इधर x, इधर y और इधर एक C का कॉलम। तो देखो क्या करना है, जो पहला साल है ना इसे तो हमें बेस लेना है, ये तो है हमारा बेस, तो दैट मीन्स इधर तो डैश डैश आ गया। अब क्या करना है, हमें चेक करना है 20 माइनस 16 करेंगे, 20 में से 16 जाएगा तो आंसर पॉजिटिव में आएगा ना, तो पॉजिटिव। 17 में से 20 माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा ना, तो उसका नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव। 15 में से 17 माइनस करूंगी तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। नाउ अब इधर करना है 14 माइनस 15, आंसर नेगेटिव में आएगा। 13 माइनस 14 नेगेटिव। 20 में से 13 माइनस गया, पॉजिटिव। अब सी का कॉलम बनेगा, तो पहले में तो डैश, फिर प्लस माइनस, ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, फिर नेक्स्ट माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, फिर नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस। तो सी के कॉलम में चेक करना है कितने पॉजिटिव साइन आ रहे हैं, एक ही पॉजिटिव साइन आ रहा है तो ये आ गया 1, सी इज इक्वल्स टू 1। यहां सी की जगह आप ये पुट करते हैं हम। और एम क्या होता है, एम होता है एक कम, नंबर ऑफ पेयर्स लेस 1। कम क्यों होता है वो मैंने आपको बताया, इधर देखो बेस था ना, बेस को ये तो मैंने डैश कर दिया, यहां पर तो आ जाएगा नील, नील डैश से आप कंफ्यूज हो जाओगे, इधर आ जाएगा नील, क्योंकि हम पहले साल को तो बेस मानते, क्योंकि उसके ऊपर कुछ नहीं है ना प्लस माइनस देखने के लिए, दैट्स व्हाई। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर रिग्रेशन, जो मैक्सिमम लोगों को थोड़ा सा भयानक लगता है। चलिए अब देखिए, कोरिलेशन ने हमें साइन बताए थे, रिग्रेशन जो है वो हमें वैल्यू बताएगा। कोरिलेशन ने बताया था कि पॉजिटिव इनवर्स रिलेशन है या फिर पॉजिटिव रिलेशन है, रिग्रेशन उसकी वैल्यू देगा। तो रिग्रेशन जो है ना वो दो तरीके से होएगा भाई, दो वेरिएबल्स होते हैं, एक तो होता है एक्स और एक होता है वाई। सपोज मैंने एक्स जो है वो लिया सेल्स और वाई मैंने लिया एडवर्टाइजमेंट। तो हमें रिग्रेशन के लिए ये देखना होता है कौन किस पे डिपेंडेंट है, सेल्स डिपेंड करती है एडवर्टाइजमेंट पे या फिर एडवर्टाइजमेंट डिपेंड करता है सेल्स पे। भैया सेल्स डिपेंड करती है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, सेल्स किस पे डिपेंड करती है, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा यहाँ पर x ऑन y, ये सिंपली मतलब होता है इसका, कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। अगर x y पे डिपेंड करता है, अगर आप x ऑन y की इक्वेशन बना रहे हो, और ये इक्वेशन कब बनानी होती है, ये इक्वेशन बनानी होती है आपको टू फाइंड x। जब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है ना तो आप x ऑन y बनाओगे, और जब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है टू फाइंड y, तो आप y ऑन x बनाओगे। आपको किसको x किसको y अज्यूम करना है ये आप पे छोड़ दिया, किसे भी अज्यूम करो, इक्वेशन सही बनाओगे तो आंसर सही ही आएगा। नाउ स्टेप्स क्या है, दोनों के स्टेप्स एकदम कॉमन है, एकदम कॉमन स्टेप्स। सबसे पहला काम अर्थमेटिक मीन निकालना है, सबसे पहला काम अर्थमेटिक मीन। दूसरा काम रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालना है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट को डिनोट करते हैं, x ऑन y बना रहे हो ना तो bxy, देखो x पहले आ गया क्योंकि आप इक्वेशन कौन सी बना रहे हो, x ऑन y। इधर हम y ऑन x बना रहे हैं तो y पहले आ गया, यानी कि byx। अब ये byx bxy निकालने के फॉर्मूलाज हैं। यस, bxy जब आपको फाइंड करना होता है तो y पीछे है ना, जो पीछे वाला नंबर होता है ना वो डिनोमिनेटर में जाता है, यानी कि इधर आपका आ गया n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर। y जाएगा डिनोमिनेटर में, x नहीं जाएगा, ठीक है। ये इधर आपको y कर लेना है, इसको y स्क्वायर, हर जगह y होएगा ये, और इधर हर जगह x होएगा।
डन, ठीक है। तो सेकंड, ये तो हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला क्या होगा? सेकंड फॉर्मूला है सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर, और थर्ड फॉर्मूला है आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। और ये सेम टू सेम फॉर्मूले, बस डिनोमिनेटर बदलेगा, उधर लग रहे हैं सेम। ये आपने दूसरा स्टेप, पहला स्टेप आपने अरिथमेटिक मीन निकाला, दूसरा स्टेप आपने रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकाला। अब लास्ट एंड फाइनल स्टेप रिग्रेशन इक्वेशन बनाने का। तो रिग्रेशन इक्वेशन का फॉर्मेट होता है हमारा x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई। अभी इसके अंदर देखो, जो ये b होता है ना, b, ये b, ये है आपका b एक्स वाई, मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो ये इक्वेशन सॉल्व किस तरीके से होती है? x माइनस मीन इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई ब्रैकेट y माइनस वाई बार। तो ये हमने मीन निकाला था फर्स्ट स्टेप से, ठीक है। ये हमने फाइंड करा सेकंड स्टेप से, और ये y की वैल्यू क्वेश्चन में या तो गिवन होगी, और अगर नहीं गिवन होगी तो केवल इक्वेशन बना करके रख देना है। फिर x की वैल्यू नहीं निकलेगी, फिर x की इक्वेशन निकलेगी। डन, ओके। नाउ कुछ प्रॉपर्टीज, जो आपका कोरिलेशन होता है वो आपका रिग्रेशन इक्वेशंस का मीन होता है। कोरिलेशन इज इक्वल्स टू मीन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन, ज्योमेट्रिक मीन, ओके। तीनों के साइन जो हैं वो सेम रहेंगे। चेंज, इफेक्ट ऑफ चेंज इन स्केल एंड ओरिजिन, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एमओसीटी तो दोनों से चेंज होता है। इधर एग्जाम्पल देख लो आप, एमओसीटी की बात करें अगर, तो 2u प्लस v इज इक्वल प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है। अर्थमेटिक मीन ऑफ u दे रखा है 10। आपको बोला अर्थमेटिक मीन ऑफ v निकालो, तो एमओसीटी को पूरी की पूरी इक्वेशन से फर्क पड़ता है, पूरी इक्वेशन से फर्क पड़ता है। तो हम पूरी इक्वेशन देखो, अब इस इक्वेशन के अंदर मैं आपको बताती हूँ स्केल क्या होता है और ओरिजिन क्या होता है। जो ये प्लस का 7 है ना, ये तो ओरिजिन है, और जो ये मल्टीप्लाई में है ये है आपका स्केल। तो ओरिजिन और स्केल दोनों से फर्क पड़ता है, तो हम पूरी इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। यानी कि जो 10 है ना, ये मैं इधर u में पुट करूंगी, 2 इंटू 10 प्लस 7, यानी कि माइनस का 27 आपका v का अर्थमेटिक मीन आएगा। ये होता है स्केलर ओरिजिन। इसके बाद डिस्पर्जन का भी एक एग्जाम्पल, वैसे तो हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं, पर डिस्पर्जन का भी एक एग्जाम्पल, इसे अफेक्ट होता है स्केल से, यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड से। 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20, QD ऑफ x दे रखा है, QD ऑफ y निकालना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y इंटू QD ऑफ x, 3 अपॉन 4 इंटू 12, यानी कि आंसर आ गया 9। थर्ड, कोरिलेशन। कोरिलेशन केवल साइन से इंपैक्ट होता है, अब इसको बहुत अच्छे से समझना। एग्जाम्पल, मैंने आपको कोरिलेशन XY का दे दिया 0.8, XY का कोरिलेशन दे दिया 0.8, और आपको दो इक्वेशंस दे दी, 2u माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड 4v प्लस 16y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। ये आपको मैंने दो इक्वेशंस दे दी, और आपको कोरिलेशन XY दे दिया। क्वेश्चन में पूछ लिया कोरिलेशन UV, XY सीरीज में क्या रिलेशन है वो बता दिया। अब UV जो सीरीज है उनमें क्या रिलेशन है वो बताना है आपको। तो वो कैसे पता लगाएंगे? देखो, UV के अंदर बताना है ना, तो जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन को U और V की फॉर्म में लेकर के आ जाओ, U और V की फॉर्म में लेकर के आते। अभी स्केल से फर्क पड़ता है, तो स्केल होता है क्या समझना, ये x या y के साथ वाला, क्योंकि यही तो मल्टीप्लाई में है, ये तो माइनस में है ना, ये तो कांस्टेंट है, ये तो ओरिजिन हुआ। ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता, इसे स्केल से फर्क पड़ता है। तो इधर जो है, इधर साइन है आपका पॉजिटिव का, इधर साइन है आपका नेगेटिव का, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो आर यूवी जो है वो आएगा तो सेम, सेम क्या, 0.8 सेम।
बस हमें साइन चेक करना होगा। तो साइन आ रहा है इधर माइनस, वाई? बिकॉज प्लस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस। आई होप ये आपको समझ आया हो, एंड आई होप आपने स्कैनर करा हो तो आपको स्कैनर में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रिग्रेशन की। रिग्रेशन को इम्पैक्ट होता है स्केल से, तो उसके लिए भी एक एग्जाम्पल लिया है मैंने आपको। इफ u plus 3x is equals to 10 and 2y plus 5b is equals to 25 and byx is equals to 0.80। ऑल्दो हम इसे दूसरे तरीके से भी करते हैं, दूसरे तरीके से आंसर अलग आता है, बट कॉमनली फॉलोड ये है, इसलिए मैं आपको ये वाला बता रही हूँ। फाइंड बी वी यू। ठीक है, बी वी यू निकालना है। क्या फाइंड करना है? वी यू फाइंड करना है। ओके, तो जो इक्वेशन दे रखी है ना, उसे v और u की टर्म्स में लेकर के आ जाओ। ये मैंने उसे कर दिया, ये u की टर्म्स में और ये v की टर्म्स में। नाउ फाइंड क्या करना है? b v u। तो देखना बड़ा ध्यान से, स्केल ऑफ v जो आगे है वो ऊपर आता है और जो पीछे है वो डिनोमिनेटर में जाता है। तो स्केल ऑफ v अपॉन स्केल ऑफ u इंटू बी वाई एक्स। स्केल ऑफ v क्या है? v का स्केल ये -2/5 और u का स्केल क्या है? तो u का स्केल है आपका -3 और ये v का स्केल, तो -2/5 अपॉन -3, माइनस से माइनस जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू बी वाई एक्स यानी कि 0.8 क्वेश्चन में गिवन था, तो हमारा आंसर आ गया 1.07। 1.07। ठीक है, फिर एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन या फिर एक्सप्लेन्ड वेरिएंस भी जिसे बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ये होता है r², एंड कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन होता है 1 माइनस r²। ठीक है, फिर बेचारा एक भोला सा चैप्टर स्क्यूनेस। स्क्यूनेस आपका कंप्लीटली बस फिलअप की फॉर्म में है, मतलब फिलअप क्वेश्चन नहीं आता है, कुछ ना कुछ मिसिंग दे देगा, उस फॉर्म में आता है। तो Q3 माइनस Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है। अभी कार्ल पियर्सन की बात करें तो स्क्यूनेस का फॉर्मूला है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। बट अगर मोड इल डिफाइंड हो, इफ मोड इज इल डिफाइंड, क्योंकि एक से ज्यादा मोड आ जाते हैं ना आपकी सीरीज के अंदर, एक से ज्यादा मोड आ सकते हैं, तो अगर मोड इल डिफाइंड है तो 3 इंटू मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर इधर बोलेज मेथड Q3 प्लस Q1 अपॉन -2 मीडियन अपॉन Q3 माइनस Q1। और फिर कैलीज मेथड, कैली ने जो है वो परसेंटाइल और डेसाइल यूज करा था, परसेंटाइल एंड डेसाइल, और इसने क्वार्टाइल यूज करा था। P90 प्लस P10 माइनस 2P50 अपॉन P90 माइनस P10, एंड सेम इधर भी यही है। ओके, तो इंडेक्स नंबर के अंदर आपका जो एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स है वो होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100। फिर वेटेड एग्रीगेटिव निकालें तो लैस्पेयर और पास्चे का मैटर करता है, P1 अपॉन P0 तो सेम है, लैस्पेयर ने यूज करा Q0 और पास्चे ने यूज करा है P1 अपॉन P0, तो होता ही है प्राइस इंडेक्स, इसने Q1 यूज कर दिया, क्वांटिटी 1। फिशर ने इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन कर दिया और बोले ने इन दोनों का एवरेज कर दिया। अभी अगर क्वेश्चन में सिंपल रिलेटिव पूछता है तो सिंपल रिलेटिव के लिए सबसे पहले आपको इंडिविजुअल प्राइस इंडेक्स निकालना पड़ेगा, यानी कि प्राइस रिलेटिव निकालना पड़ेगा, इसे हम बोलते हैं प्राइस रिलेटिव। वो कैसे निकलेगा? एक एक ऑब्जर्वेशन का P1 अपॉन P0 इंटू 100 करोगे। फिर सिंपल एवरेज अर्थमेटिक मीन से या फिर ज्योमेट्रिक मीन से। अगर अर्थमेटिक मीन से बोला है तो सिंपल P1 अपॉन P0 इंटू 100 और जो आंसर आएगा डिवाइड बाय n हो जाएगा। और अगर ज्योमेट्रिक मीन से बोला है
तो सबसे पहले आप P1 अपॉन P0 इंटू 100 करोगे एक एक का। देखो इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले P1 अपॉन P0 इंटू 100 इंडिविजुअली एक एक का। फिर सेकेंड फर्स्ट स्टेप जो आया है उसमें लॉग करना है, एक एक प्राइस रिलेटिव का लॉग निकालोगे। फिर थर्ड स्टेप में लॉग अपॉन n करोगे एंड देन फोर्थ स्टेप में एंटी लॉग करोगे, एंटी लॉग ऑफ स्टेप 3। अगर आपको लॉग और एंटी लॉग करना नहीं आता है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो लॉग के जो स्टेप्स हैं, लॉग के आपके स्टेप्स होते हैं 13 टाइम्स रूट -1 मल्टीप्लाई बाय 3558। और जो एंटी लॉग है, एंटी लॉग के आपके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाते हैं, डिवाइड बाय 3558 प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 13 टाइम्स। ये कुछ अदर फॉर्मूलाज, यानी कि ये वो आपके शॉर्टकट मेथड और उसका है। मीन में a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन और उधर a प्लस एफ इंटू सिग्मा डी एक्स, और सेम स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर भी। ठीक है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमने देख ही लिया था। प्रोबेबल एरर होता है, तो प्रोबेबल एरर जो है वो आपका कोरिलेशन में आता है 0.6745 फिक्स्ड है 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट n। अगर जो आपका कोरिलेशन प्रोबेबल एरर के 6 गुना से भी बड़ा है ना, 6 गुना से भी ज्यादा है कोरिलेशन, तो बोलेंगे कि कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है, वरना सिग्निफिकेंट नहीं है। स्टैंडर्ड एरर जो है वो रिग्रेशन में आता है, अंडर रूट सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस ए क्या होता है, आप जो भी इक्वेशन बना रहे हो x इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई बनाते हो ना, वो a ये है माइनस सॉरी इंटू सिग्मा y माइनस b क्या है ये सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस 2, और ये इसके इंटरप्रिटेशन 1 2 3 3 टाइम्स 2 टाइम्स, और अगर सिंगल रखते हैं तो डन। सो ये सारे के सारे फॉर्मूलेज थे आपके स्टैटिस्टिक्स के। ये फॉर्मूलाज आप ये वीडियो को ये फॉर्मूलाज बनाने में मुझे टाइम लगा है लेस देन एन आवर। तो आप 1 घंटे में अगर आप इसे दिन में 4 बार भी, एक दिन में 4 बार भी सोचो, वो छोड़ो, दिन में 2 बार भी सुन लोगे ना, बिकॉज 1 घंटे की ही है, आप स्पीड तेज करके भी इसे सुनते हो ना, तो आप रोज अगर इसे सुनोगे तो आपको एग्जाम तक डेफिनेटली सारे के सारे फॉर्मूलाज रट जाएंगे स्टैटिस्टिक्स के। और स्टैटिस्टिक्स 60 नंबर की है, इजी नहीं है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग आप इससे कर सकते हो, केवल फॉर्मूला याद करके आप इसे इजी बना सकते हो। ठीक है, तो 60 मार्क्स की आपकी स्टैटिस्टिक्स है, बड़ा ध्यान से पढ़िए एंड आई होप ये रिविजन आपको काम आया होगा। थैंक यू वेरी मच।